आपके कमेंट्स वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहे, तो इसलिए थोड़ा सा देख रहे थे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उसको चक्कर में थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। ओके, तो आज हम लोग बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या नहीं है, दिस इज सॉरी, आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू हैव द कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक सेशन। वन शॉट में हम पूरा रिवाइज करेंगे और आम बहुत बढ़िया है, आप सब लोग उम्मीद कर रहे हैं बहुत शानदार होंगे। क्या बात है ना। चलो आ जाओ। डाइपोल, देखो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पुराना जितना भी पढ़ा हुआ है उसका एक क्विक रिवीजन टूर है। जिन जिन बच्चों का बैकलॉग छूटा हुआ है उनसे बातचीत करनी थी, आपके मन में जो भी शंकाएं हैं आप वो पूछ सकते हो। तो आज का सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, आज के सेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन की हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद आपके उनमें जो भी डाउट्स थे, आप कुछ बच्चों का बैकलॉग क्लियर नहीं हो पा रहा, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी बैकलॉग को लेकर परेशान है। जरा एक बार मुझे बता दीजिए कि कितने सारे बच्चे बैकलॉग को लेकर परेशान है, उसके बाद सबके डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर करूंगा। तो आज की कोशिश यही है कि आपके जो पुराने डाउट्स हैं वो सारे के सारी चीजें क्लियर हो जाए, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और आपको हर एक चीज क्लियरली समझ में आ जाए। जिनका जिनका बैकलॉग रिमेनिंग है उन सभी बच्चों से है कि भैया फटाफट अपने लेक्चर्स खत्म करो और यहां पर आके अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से सेशन को। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। जल्दी से आ जाओ और मेरे साथ सब बच्चे, हर एक चीज को मैं खुद से लिखूंगा, मैं खुद से लिखने इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आप हर एक चीज को मेरे साथ साथ समझते हुए चलें और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी चलें, राइट। तो पहले 1 से सवा घंटे का समय लगेगा जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी चीजों को समराइज करके आपके सामने दे दूंगा। उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट है, आपके बैकलॉग कैसे क्लियर करने हैं, आपको किस किस तरीके से चीजों को समझना है, उन सारी चीजों पर चर्चा हम लोग करेंगे, राइट। तो और जिसके जो डाउट रह गए हैं, एससीबी के कुछ डाउट है या किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे कोई डाउट है, आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो कंसेप्ट को समझाएंगे, वो अलग से इलैबोरेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले जल्दी से चल रहे हैं क्विक रिवीजन टूर की तरफ और जल्दी से सारी बातों को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो मेजरली दीज आर ऑफ द 2 टाइप्स। आप सभी को पता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पहली कंडीशन आपको पता है, लाइक, रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट। तो जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और जो लाइक है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वांटाइजेशन से रिलेटेड रहती है, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा। तो n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 वेयर n शुड बी एन इंटीजर, ये आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको दिमाग में रखनी है वो कुछ ये वाली रहेगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। जल्दी जल्दी बताते चलो, जल्दी जल्दी बताते चलो फटाफट। आज नोट्स बनाने हैं, ये नोट्स आपके सबसे शॉर्ट नोट्स होंगे और इन नोट्स के माध्यम से आप लगभग पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिवाइज कर लेंगे। आप लोग जिन नोट्स को बनाने में थोड़ा हिचक रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आज मेरे साथ आपको लिखते हुए चलना है और सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे बच्चों। तो पहला है क्विक रिवीजन, फिर है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो जो क्वेश्चंस आपको जहां जहां दिक्कत आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और उन चीजों पे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बहुत ज्यादा मजबूती दी जा सके। यह है आपका फाइनल टच। अगर मैं बात करूं तो इट इज अ फाइनल टच ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। उनके ऊपर यह फाइनल टच है जिन पर आपको सारी बातों को दिमाग में रखना है। तो क्वांटाइजेशन की बात कर दी तो Q बराबर NE की बात कर सकते हैं। एंड देन वी कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द कि भैया चार्ज जो होता है वो हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है। तो चार्ज इज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम।
आपने कहा वेरी गुड। बेसिक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, बहुत सारे डिटेल में नहीं जा रहे कि मास से एसोसिएटेड होता है, ये होता है, जिनका उपयोग है उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे बेटा, जिसको कोई भी परेशानी हो मुझे बताएगा और उनकी हर एक बात को हम लोग डिफाइन करते हुए चलते रहेंगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते रहेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग बेसिकली 3 तरीके का। पहला होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ना, रबिंग, रगड़ के। तो रगड़ने का मतलब क्या हो गया? रगड़ने का मतलब हो गया जब दो सरफेस आपस में रगड़ती है बच्चों, तो क्या होता है, एक के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे के पास घूम के चले जाते हैं। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलना और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन का जाना, यह बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन से भर गया है। आपने कहा मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे समझो, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे और ये 100 प्रोटॉन थे। मतलब ये कैसी बॉडी है? ये होती है न्यूट्रल बॉडी। ये कैसी बॉडी है बच्चों? इसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता है बच्चों, पहले ध्यान समझ लेना कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है कि जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव है, जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। अब आपने इसको एक और ऐसे रखा था, इसके पास मान लीजिए 200 इलेक्ट्रॉन थे और 200 प्रोटॉन थे। आपने इन दोनों को रगड़ दिया। क्या किया बच्चों? रगड़ दिया। जैसे कंघे को आपने बालों में रगड़ देते हैं, एक सिल्क क्लॉथ के साथ आप किसी ग्लास रॉड को रगड़ देते हैं। अगर आप कुछ ऐसा इवेंट करते हैं तो एक से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चले जाते हैं, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। अब जैसे ही आप इन दोनों को रगड़ेंगे, अगर आप बोलेंगे आफ्टर रबिंग, तो क्या होगा? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। कौन वाली? अरे वो जो केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते हो। कौन सी पढ़ते हो केमिस्ट्री में? याद आ रहा है कि भैया एक से निकल के दूसरे में जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहती। जो गेन करना चाहती है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के मान लीजिए इसके पास आ गए। अब इसके पास हो गए 102 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां रहता है? आपने कहा सर प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब कभी भी कोई भी चार्ज प्रोटॉन के फॉर्मेट में ट्रांसफर नहीं होता जब तक कि वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन ना हो। जब तक कि वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन ना हो मेरे प्यारे बच्चों। तो सोच के रखना, पहली बात, जब भी ट्रांसफर होगा तो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है। किसके बाहर बैठा है? न्यूक्लियस के बाहर बैठा है। तो क्या हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है। किसके लिए? बाहर निकलने के लिए। प्रोटॉन क्यों फ्री नहीं है? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा है और न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। मतलब नामुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर बन गए 198 इलेक्ट्रॉन और यहां पर हो गए 200 प्रोटॉन बच्चे। तो इस पर अगर आप चार्ज देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब अगर आप इस पर चार्ज लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻19 माइनस चार्ज होगा और इस पर अगर आप चार्ज लिखेंगे तो प्लस का 2 × 1.6 × 10⁻19 का चार्ज हो गया। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो इसको लिखेंगे कूलाम में। तो इस पर चार्ज हो गया माइनस का 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इस पर हो गया प्लस का 2 गुणे 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का होता है और प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का होता है, लेकिन दोनों पे ही चार्ज बराबर होते हैं। सामान्यतः जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएंगे इसलिए इनको समझ के चलना। सामान्यतः जो हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है अल्फा पार्टिकल। 3 चार्जेस होते हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 नेगेटिव का चार्ज। प्रोटॉन पर होता है प्लस 1.6 × 10⁻19 और अल्फा पार्टिकल पर होता है प्लस का 2 गुणे 1.6 × 10⁻19। तो अल्फा पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दुगना चार्ज होता है, याद रखिएगा। और मेरे मित्रों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? आपने कहा सर बहुत छोटा होता है, 9.1 × 10⁻31 kg के लगभग बराबर होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये लगभग 1.67 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर आप बात करते हैं तो 4 ×
1.67 गुणे 10 की पावर -27 केजी के बराबर होता है। मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 1837 टाइम्स लेस होता है ऑफ द प्रोटॉन। मतलब अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे मित्रों, तो यह रेशियो 1/1837 के बराबर होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 1/1837 टाइम्स होता है, या ऐसा बोल सकते हैं प्रोटॉन का मास 1837 गुना होता है किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत हल्का होता है। ये बेसिक बात अपने दिमाग में रखो, आगे उपयोग में आएगी। आपने कहा सर बिल्कुल आ जाएगी, मैंने कहा बस आती रहेगी, आप चलते रहो। छोटी छोटी बातें साथ साथ लिखते चलेंगे, हर एक छोटी छोटी बात का डिस्कशन करूंगा, हर एक बात को समझाऊंगा। बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल तमीज के साथ काम को करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। मैंने आप सब प्यारे बच्चों को बताया था इंडक्शन का मतलब बेसिक होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, और मैंने यह भी बताया था कि इसकी सबसे डिटेल चर्चा जो होगी वो हम लोग करेंगे कहां पर? कंडक्टर के अंदर। तो चार्ज सेपरेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जहां पर हम इंडक्शन को समझने जा रहे हैं, और इंडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चार्ज के आने का प्रभाव। इंडक्शन मतलब होता है कि आपका दोस्त आपके पास आता है और वो कहता है कि चल घूम के आते हैं, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है, आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बिना छुए ये इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब आपने कहा सर देखो ऐसा कई बार होता है कि कोई बंदा क्लास में आया, आप लोग उससे इंड्यूस्ड होते हैं। इंड्यूस का मतलब इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब बिना छुए प्रभाव पड़ना। आपने कहा बिना छुए प्रभाव का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ऐसे सोचो, अच्छा एक बार एक बहुत सुंदर सी कन्या आपकी क्लास के अंदर एंटर करती है, आपके मन में क्या कोई इंडक्शन होता है? अगर मानिए कि ये एक बड़ी सुंदर कन्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यह एक बड़ी सुंदर कन्या है, सुंदर सी कन्या है, और यहां पर आप बैठे हुए हैं, आप एकदम न्यूट्रल हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन जैसे ये सुंदर कन्या आपके पास आती है, आपके इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि ये सुंदर कन्या पर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज लड़की है, और आपके पास जैसे ही आई तो आपके दिल के निगेटिव चार्जेस उसको अट्रैक्ट करेंगे। आप कैसे निगेटिव आदमी हो, न्यूट्रल है, लेकिन आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने बॉय की बात करी तो क्या हुआ? जैसे ये पॉजिटिव इसके पास आता है, इसके अंदर के जो निगेटिव चार्जेस हैं यह इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी तरफ भागते हैं, इसकी तरफ चलते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो उसीलिए हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इसको बोलते हैं बिना छुए प्रभाव पड़ जाना, मतलब बिना टचिंग के प्रभाव हो जाना। तो यह बिना टचिंग के प्रभाव कैसे हो गया? ये आपके दिल के अंदर इफेक्ट कर गया सीधे सीधे। जैसे एक सुंदर कन्या को आपने सामने जाते हुए देखा, ये दिल के इलेक्ट्रॉन धक 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 करते हुए बाहर निकल के आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन वन साइड डिपॉजिट हो गए। तो यहां पर आपकी बॉडी के अंदर चार्ज का सेपरेशन हो गया, आपके अंदर सेपरेशन आ गया। एक बोल रहा था पढ़ें और एक बोल रहा था देखें, एक बोल रहा था पढ़ें और एक बोल रहा था देखें, दोनों अलग अलग हो गए। क्या ये बात समझ में आती है? तो क्या होता है जब भी कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाई जाती है, जब भी कोई एक चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, जब भी कोई एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाई जाती है तो क्या होता है? इस पर नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज रिपल करके दूर चले जाते हैं। तो यहां पर एक चार्ज सेपरेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। क्या हो जाता है बच्चों? चार्ज सेपरेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, और इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंडक्शन चार्जिंग, या इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन मेथड। इस इंडक्शन के कारण क्या होता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके ज्यादा पास आ गए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास आ गए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास आ गए, और ये पॉजिटिव वाले दूर चले गए, ज्यादा पास आ गए, पॉजिटिव वाले दूर चले गए। तो बताओ कौन सा फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा? दूर चले गए। तो बताओ कौन सा फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा? आपने कहा पॉजिटिव को धक्का देकर नेगेटिव को खींचेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा? आपने कहा सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव खींचेंगे, तो बताओ कौन वाला जीतेगा? मोहब्बत जीतेगी कि दुश्मनी जीतेगी? जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो।
बोलो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? ये प्यार जीतेगा कि दुश्मनी जीतेगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो बेटा। अट्रैक्टिव, वेरी गुड। क्योंकि ये प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, तो प्लस और माइनस के करीब हो जाने का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ज्यादा होता है और रिपल्शन फोर्स जो है कम हो जाता है। इसलिए एक न्यूट्रल बॉडी किसी कंडक्टर बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, जबकि अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ अपोजिट चार्जेस के साथ होता है। लेकिन इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, यह बॉडी न्यूट्रल थी, फिर भी ये अट्रैक्शन फिनोमेना शो करेगी। तो आप बोलेंगे अ न्यूट्रल बॉडी कैन attract a charged body because of इंडक्शन। इंडक्शन के कारण एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींच सकती है। इसलिए 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 क्या बोलोगे? अट्रैक्शन इज नॉट द ट्रू टेस्ट फॉर चार्ज। अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट फॉर चार्ज। आपने कहा मतलब क्या हो गया? मैंने कहा पहले लिखो फिर समझाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। आपने कहा मतलब? मैंने कहा मैंने आपसे बोला कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। आपसे बोला जाए B is positively charged. B is positively charged. और आपसे पूछे if B attracts A, अगर B A को अट्रैक्ट करती है, then A will be क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल। बताइए इन चार ऑप्शन में आपको क्या लगता है क्या सही ऑप्शन होगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड हरी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात है, मतलब मजा आ रहा है। बताओ भाई, अगर आपसे बोला गया कि बी बॉडी ए को अट्रैक्ट कर रही है और बी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ए पर क्या होगा? सब लोग जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। क्या होगा ए ऑप्शन बच्चे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डी ऑप्शन। आपने बोला सर ए और बी जो है आपस में अट्रैक्ट न्यूट्रल होने पर भी कर सकते हैं और चार्ज होने पे भी कर सकते हैं, इसलिए अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट, ओनली रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट। लिखोगे इसके बगल में यहीं पर, ओनली रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट, ओनली रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फटाफट जल्दी लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। और नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम बोलते हैं बाई कंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट को हम बोलते हैं बाई कंडक्शन। अभी हम फटाफट छोटी सी बातें आपको समझा रहे हैं कि जब भी एक बॉडी, इस पर चार्ज कुछ QA है, इसकी रेडियस कुछ RA है, यह बॉडी किसी एक और बॉडी जिस पर चार्ज QB है, इसकी रेडियस RB है, इनको अगर आपस में जोड़ दिया जाता है, इनको अगर आपस में जोड़ दिया जाता है, अभी के लिए छोटा सा पॉइंट लिखिए क्योंकि अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं अपनी मेन क्लास के अंदर। तो भैया लिख लीजिए बस यहां पर, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज जो होगा इसमें जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपने कहा अच्छा सर, मैंने कहा बेटा अभी इतना सीखना है सिर्फ। इफ बोथ आर आइडेंटिकल, अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो गए, इफ बोथ आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा? एक जैसे। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एक जैसे हो गए। देन QA की वैल्यू अगर मैं Q1 लिख देता हूं फॉर द टाइम बिंग, QB की वैल्यू मैं Q2 लिख देता हूं,
तो QA फाइनल जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू QB फाइनल। दोनों पे बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर दोनों आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे हो जाना, समान हो जाना, एक जैसे हो जाना। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा बच्चों इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको कंडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ डिफाइन करता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। अगर एक चार्ज पार्टिकल ये Q1 है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ये Q2 है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? आपने कहा सर डिपेंड करता है कि यह फोर्स दोनों चार्जेस सेम है या विपरीत है। आपने कहा अगर दोनों विपरीत चार्जेस होंगे, अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा, मतलब इस तरीके से लगेगा। और अगर दोनों सेम नेचर के हो गए तो विपरीत फोर्स लगेगा, रिपल्सिव नेचर का लगेगा। तो आपने कहा सर अगर रिपल्शन है तो बाहर की तरफ और अगर अट्रैक्शन है तो अंदर की तरफ लगेगा। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, मतलब दिशा के हिसाब से बात की जाए तो यह निर्भर करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर। मैंने कहा वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट क्या? आपने कहा दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि फोर्स मस्ट बी अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। फोर्स जो होता है वो हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा। आपने कहा वेरी गुड। जो भी फोर्स लगेगा, मान लेते हैं ये 1 पर और 2 पर, इस पर फोर्स लगा F1 बाई 2 और इस पर लगा F2, तो F1 पर 2 ने लगाया और F2 पर 1 ने लगाया। तो अगर मैं बात करूं F12 और F21, ये आपस में लगने वाले जो फोर्सेस होंगे ये हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। आप बोलेंगे इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं मित्रों? इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। और अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं, अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं तो इनका मैग्नीट्यूड हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने कहा सर वेरी गुड, बहुत शानदार, परफेक्ट बात कह दी, मजा आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, इसको छोटे तरीके से समझ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात है ही नहीं। मैं आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, एकदम परफेक्ट समझ लिया। तो लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां पर एप्सिलॉन नॉट को हम बोल देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू लगभग 8.85 गुणे 10 की पावर -12 होती है, लेकिन हम लोग उपयोग करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। और इसको सामान्यतः हम लोग के से भी बोल देते हैं, सामान्यतः हम इसको के का नाम भी दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू के। जल्दी जल्दी लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट है, फटाफट लिखो और आगे बढ़ो। लिखते चलना बेटा, लिखते चलना, लिखते चलना, लिखते चलना, छोटे छोटे पॉइंट है, हर एक चीज का रिवीजन, हर एक चीज का रिवीजन करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। आपने कहा सर ये बात समझ में आती है। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे जल्दी अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो रेडी करते चलो, बहुत शानदार काम चल रहा है, इसको मजेदार तरीके से करते चलो। कुछ टाइम के लिए मैं ज्यादा आपसे बातचीत इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि ये रिवीजन प्रॉपरली करा सकूं, ठीक है ना। और लिखते चलना बच्चों, मतलब मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं भी आज अपना संडे छोड़कर आया हूं, मुझे भी आज अपने परिवार के साथ बैठना था, कल भी मैंने लिया, आज भी मैं ले रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि अगले सैटरडे भी मैं आपकी क्लास लूंगा, राइट। अगले सैटरडे फ्राइडे में भी मैं आपकी क्लास लूंगा, ताकि मैं कोर्स को थोड़ा एक्सीलरेट कर सकूं और जो अपनी बॉन्डिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे समझ में आए। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपकी तरफ सिर्फ एक छोटा सा काम छोड़ा है, और वो काम सिर्फ इतना है कि जितना मैं आपसे बोल रहा हूं उतना करते चलो। मैं अपना 100% दे रहा हूं, चाहे वो रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे आपने देखा है हर दिन आपको पांच क्वेश्चन की क्विज भी दे रहा हूं, ताकि वो 5 क्वेश्चन आपको पुराना रिवाइज भी कराते चले। 5 रिवीजन होंगे, 5 फॉर्मूले की टेस्टिंग होगी, हर दिन वो 5 क्वेश्चंस, हर दिन आपके पास एक हॉट क्वेश्चन आ रहा है,
तो पूरे लेक्चर को इस तरीके से प्लान कर रहा हूं, हर दिन का लेक्चर इस तरीके से प्लान कर रहा हूं कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, पीछे का भी देख रहे हैं। हम सिर्फ एक दिशा में मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम आपके साथ ऐसा करें कि आपको आगे आगे बढ़ा के लेके चलते रहे, पीछे की चीजें भूलते चलो। हम पुरानी कनेक्टिविटी पूरी लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जो तुम आज पढ़ रहे हो ये तुमको 1 साल बाद एग्जाम में देना है, और 1 साल तक अगर इस चीज को दिमाग के अंदर बैठा के चलना है तो इसके ऊपर कम से कम 200-300 क्वेश्चन तो मुझे क्लास के अंदर ही सॉल्व कराने होंगे, कम से कम इसके अंदर क्लास के अंदर सॉल्व कराने होंगे। तो वो एंथू और वो रिदम लेके मैं आपके साथ क्लास के अंदर चल रहा हूं। बस आपको इतना है कि बेटा जो होमवर्क दे रहा हूं वो करो, क्लास के इलस्ट्रेशन वापस जाके, क्विज के क्वेश्चन वापस जाके एक बार अटेम्प्ट करो, एक बार उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहो। आपने अगर सिर्फ क्विज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहे डेली के, एक बार 2 बार, आप मान के चलेगा आपका रिदम बहुत शानदार हो जाएगा। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, उनके साथ साथ चलते रहना है। अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं फोर्थ की, तो इसको हम पहला बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। जब भी हम किसी मीडियम के अंदर डाल देते हैं, मैंने आप सब बच्चों को बताया है कि जब भी, जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है, राइट, और जब इसको हम किसी मीडियम के अंदर, इसको किसी मीडियम के अंदर लाइक एस पानी के अंदर डाल देते हैं, तो क्या होता है बेटा, होता क्या है, कंसेप्ट भी समझा रहा हूं और ध्यान से देखना। मान लीजिए कि वाटर है, क्या है बेटा, ये वाटर है। अब अगर ये वाटर है तो वाटर के अंदर क्या होगा, आपने कहा वाटर के अंदर H2O होगा। H2O कैसा मॉलिक्यूल होता है बेटा, H2O मॉलिक्यूल की बात करें, अगर आपने बेसिक समझा हो तो क्या H2O को हम लोग बहुत जगह पर ऐसे लिखते हैं क्या, इनके बीच में कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग रहती है, OH माइनस थोड़ा नेगेटिव रहता है और H प्लस थोड़ा पॉजिटिव रहता है, क्या ये बात सही है बेटा? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो OH माइनस क्या होता है, OH माइनस यहां आ जाता है, तो OH माइनस H प्लस इससे दूर भागता है, तो इसमें क्या होता है, एक पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है बेटा, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब अभी डाइपोल के अंदर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या है, माइनस और प्लस सेपरेट हो गए, माइनस और प्लस एक दूसरे से दूर हो गए। और इसी तरीके से कहानी यहां पर भी आ जाती है, H प्लस और OH माइनस, और यहां पर भी आ जाती है H प्लस और OH माइनस, यही यहां पर भी आ जाती है H प्लस और OH माइनस। तो क्या होता है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज था तो माइनस के पास H प्लस ने घेरा बना लिया, और यहां पर प्लस था तो इसके आसपास OH माइनस ने घेरा बना लिया, जिसके कारण इन दोनों चार्जेस के बीच में जो कूलाम्ब फोर्स लग रहा था, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, उसके अलावा एक और फोर्स आ गया जिसको हमने नाम दे दिया फोर्स ऑफ मीडियम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, आपने कहा अगर इनके बीच की दूरी r है तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इनके बीच में लग रहा है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन एक F मीडियम ये भी आ गया, क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल आ गया। तो आपने कहा मीडियम के मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, मैंने कहा मीडियम के मॉलिक्यूल के पास कुछ पोलैरिटी आ गई। आपने कहा सर पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा पोलैरिटी का बहुत बेसिक मतलब समझोगे तो प्लस और माइनस का अलग अलग होना, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है प्लस और माइनस का अलग अलग हो जाना। माइनस और प्लस अगर एक दूसरे से अलग अलग हो गए तो आदमी पोलर हो जाता है, एक तरफ से नालायक और दूसरे की तरफ से अच्छे हो जाना, इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। आपके ग्रुप में भी कई सारे पोलर लोग होंगे जो कभी कभी अचानक से नालायक हो जाते हैं और उनका कनेक्शन अच्छे बच्चों के साथ भी बढ़िया रहता है, या उनका कनेक्शन टीचर के साथ भी अच्छा होता है, और बैक ऑफ द टीचर वो सबसे महानालायक होते हैं, तो वो पोलर है। पोलर का मतलब क्या है, उनका पॉजिटिव एंड अलग है, निगेटिव एंड अलग है, शैतानी वाला एंड अलग है और पॉजिटिव वाला एंड अलग है। टीचर के फेवरेट भी है और तुम्हारे फेवरेट भी है। तुम्हारे फेवरेट इन द सेंस तुम्हारे साथ शैतानी भी खूब पेल के कर रहे हैं और टीचर के साथ एकदम बातें जय हिंद जय भारत भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो अगर ऐसे बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। बताओ तुम्हारे साथ पोलर है कि नहीं ये लोग, फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट बताओ। आपने कहा सर बहुत ध्यान समझना, तो F अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, F इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो यहां पर इन पोलर मॉलिक्यूल के कारण एक फोर्स लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक मीडियम का फोर्स आ गया जो आपके पोलर मॉलिक्यूल को डिफाइन कर देता है। तो आपने कहा सर इसके कारण इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है ये हो जाता है कुछ कम। कितना हो जाता है, F इलेक्ट्रो माइनस F मीडियम हो जाता है। तो आपने कहा अच्छा सर तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा देखो नेट फोर्स जो होता है वो रिड्यूस होता है, और जिस फैक्टर से रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव
परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये उसके ऊपर लगने वाला फोर्स था। लेकिन नेट फोर्स कुछ कम हो गया, कितना कम हो गया, आपने कहा 1/ER हो गया। तो जितना ये नेट फोर्स कम हो जाता है, जितना यह फोर्स कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, जिस फैक्टर से या जिस रेशियो से ये कम होता है, उसको हम नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पर ER जो होता है, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या ये बात समझ में आती है? कोई परेशानी वाली बात, कोई शंका वाली बात? किसी के मन में कोई शंका, कोई आशंका हो तो बता दो फटाफट। आपने कहा सर एकदम पक्की बात है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या हो गया, 1/ER। तो अगर मैं याद रखें, तो जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर के केस में जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये लगभग 1/81 हो जाती है, मतलब सॉरी 81 होती है। मतलब अगर आप पानी के अंदर कोई भी डालेंगे तो उसका फोर्स 1/81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। कहीं कहीं पर इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम भी देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम भी देते हैं बच्चों, इसको दिमाग में रखिएगा। इट इज सिंपली डिफाइंड एज रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोले यहां तक किसी को परेशानी, सबको चमका? किसी के मन में कोई शंका, कोई आशंका तो नहीं? पक्की बात है बच्चे, फटाफट जल्दी से बोलेंगे, फटाफट सब लोग बताएंगे। अगर मीडियम आ गया तो फोर्स क्या होगा? अगर मीडियम आ गया तो फोर्स क्या होगा? आपने कहा सर मीडियम आ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? आपने कहा सर फोर्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर कम हो जाएगा। आपने कहा सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी पता होगी क्या? हमको दी जाएगी। मैंने कहा यस बेटा, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आपको दी जाएगी। जैसे आपको डेंसिटी ऑफ वाटर आप निकालते नहीं हो, आपको पता होती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर उसी तरीके से आपको दिया जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं, कोई शंका वाली बात तो नहीं, कोई आशंका वाली बात तो नहीं, एकदम पक्की बात। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपने कहा सर एकदम पक्की बात। मैंने कहा बेटा अब अगर ये पक्की बात हो गई है तो जरा फटाफट हम लोग छोटी सी बात और कर लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है कि दो के बीच में लगने वाला फोर्स किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर एक चार्ज पार्टिकल Q1 यहां रखा है और इसकी लोकेशन है R1, एक चार्ज पार्टिकल Q2 यहां रखा है और इसकी लोकेशन है R2, तो सबसे पहले इन बिंदुओं को देखते हैं A और B। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए ए बी मतलब इनके बीच की दूरी को कैलकुलेट किया जाए, तो आप बोल सकते हैं ए से बी की बात करेंगे तो ए बी वैक्टर हो जाएगा फाइनल पोजीशन, मतलब R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। इसको अगर हम R वैक्टर का नाम दे दें तो ये हो गया ए बी बराबर R2 माइनस R1। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ए बी का मैग्नीट्यूड हमने बोल दिया R हो जाएगा, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इसकी दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। आपने कहा वेरी गुड। तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? आपने कहा सर पहला स्टेप यही होता है कि इसके पोजीशन से इसके पोजीशन को माइनस कर दो। अगर आपको ये कोई पोजीशन बोल दी गई मान लीजिए 6,8 और ये कोई पोजीशन आपको बोल दी गई बच्चे मान लीजिए कि 3,4, मान लेते हैं ऐसा कुछ बोल दिया गया, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे सर देखो अगर मैं इनके बीच की बात करूंगा तो ए बी वैक्टर क्या हो गया? आपने कहा सर ए बी वैक्टर हो गया, माइनस करेंगे, सॉरी ए वेक्टर क्या हो गया बच्चों? 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आप जैसे इसको माइनस करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आपने कहा सर यहां से मैंने ए बी वैक्टर निकाल लिया, क्या है? कितना आ गया ये वेक्टर? 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर। छोटे छोटे तरीके सब कुछ लिखते चलेंगे। मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे तो कितना आ गया? आपने कहा सर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर कर दो। कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं?
वेक्टर फॉर्म बेटा पढ़ा रहे हैं, अभी रिपीट किया, अभी पढ़ा रहा हूं बच्चे, पढ़ाया नहीं है अभी, तो सिंपल कंडीशंस बता रहा हूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक R1 पोजीशन पे रखा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल कोई R2 पोजीशन पे रखा है, और अगर मैं यहां पर बात करूं एक 3,4 पर है, दूसरा 6,8 पर है, तो इन दोनों के बीच की पहले आर वेक्टर बताओ कितना होगा। तो अगर मैं आर वेक्टर की बात करूंगा तो इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन करूंगा, तो इसका पोजीशन क्या है 6i कैप प्लस 8j कैप, इसकी पोजीशन क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इससे इसको माइनस कर देंगे 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, तो जैसे ही माइनस करेंगे रिजल्ट कितना आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। तो ए बी कितना हो गया, आपने कहा सर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज 5। आपने कहा वेरी गुड। फोर्स कितना हो जाएगा, आपने कहा सर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जो इसका मैग्नीट्यूड निकला है वो स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चे, आपने बोला सर ये हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया, आपने कहा सर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, अब वेक्टर फॉर्म है तो दिशा भी बतानी पड़ेगी। मैंने कहा यस बेटा बिल्कुल बतानी पड़ेगी दिशा। दिशा कैसे बताएं, मैंने कहा देखो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो Q2 पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा और Q1 पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो बोल सकता हूं F2 की दिशा किधर की तरफ है, ए बी वेक्टर की दिशा में। तो जब भी वेक्टर के दिशा की बात की जाती है तो F2, ध्यान से देखिएगा F2 की वैल्यू लिख रहा हूं F2, तो आपने कहा सर मैग्नीट्यूड तो यही होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दिशा के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सहारा लेते हैं यूनिट वेक्टर का। तो आप सभी को पता है ये दिशा क्या है, ए बी वेक्टर की दिशा है, तो यहां पर लिखते हैं ए बी वेक्टर बटे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ F2। F2 कहां से कहां, ए से बी की दिशा में, तो ए बी वेक्टर लिखेंगे मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप लिखेंगे और ये इसकी दिशा में आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक बात है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा F1 है तो क्या लिखूंगा, मैंने कहा बेटा F1 के लिए बहुत सिंपल कंडीशन की बात करना, क्योंकि अगर मैं F1 की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ अंतर किस बात में आ जाएगा, आपने कहा ये दिशा बी से ए की तरफ की हो जाएगी, मतलब दिशा पीछे की तरफ है, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन भी बोलते हैं। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी का बी अगर बात करेंगे तो इसके आगे हम एक माइनस साइन लगा देते हैं, तो आप बोल सकते हैं माइनस का ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। और ए बी वेक्टर हमने अभी निकाल लिया है, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। हम सिर्फ वैल्यू डालेंगे और हमारे दोनों आंसर निकल कर आ जाएंगे। मतलब आपको अगर फोर्स निकालना है तो दोनों को दिशाओं को मार्क कर दो। अब जहां से जहां, अगर आपने इधर का फोर्स देखा तो ए से बी की तरफ, इधर का फोर्स देखा तो बी से ए की तरफ, और दोनों को मार्क कर देंगे, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। एकदम क्लियर होता है बच्चों पॉइंट। बेटा वेक्टर में मीडियम आ गया तो क्या दिक्कत है, यहां पर एक और ER का मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म, उसमें क्या दिक्कत है। अगर मीडियम आ गया तो यहां पर नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ER से। फॉर्मूले में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा, वो तो यहां पर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा ना बच्चे। अगर यही पूरा सिस्टम पानी के अंदर चला गया तो क्या होगा, आप बोलोगे सर नीचे 81 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल कंडीशन। एकदम पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। आयुष बोल रहे हैं सर आप सही से नहीं समझाते हैं। अच्छा बेटा, ए बी का मैग्नीट्यूड बेटा 5 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। एकदम पक्की बात। माइनस क्यों हो गया बेटा, क्योंकि दिशा विपरीत हुई। ए से बी की दिशा किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो बताओ बी से ए की दिशा किधर की तरफ होगी, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिशा, तो इसको विपरीत दिशा बोलते हैं। जब भी कोई दिशा विपरीत होती है तो इसके आगे क्या आता है, एक माइनस साइन आता है। एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है बेटा, किसी के मन में कोई परेशानी नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कहा अच्छा, तो बेटा जल्दी से इसको लिख लो फटाफट, छोटी छोटी बातें। बच्चे रिवीजन टूर है, अगर आपको डिटेल में इसकी बातें करनी है तो बेटा ये डिटेलिंग कोर्स नहीं, ये रिवीजन है बच्चा, है ना। नहीं कोई बात नहीं बेटा, किसी बच्चे को हो सकता है कुछ ऐसा लगता है, तो आशीष आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका कमेंट देखता हूं और जो आपका डाउट है वो कोशिश करूंगा रिजॉल्व करने की। ऐसा नहीं है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम लोगों को जितना बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दिया जा सके, बेस्ट से बेस्ट तरीके से दिया जा सके, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद फिर भी कुछ अगर लग रहा है कि और सर और दो, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आप भी पढ़िएगा, थोड़ा सा हम भी पढ़ेंगे और मजे करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा, आ जाओ।
ये हो गया बच्चे हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म के बाद हमारे पास चर्चा आ जाती है कि इनके हम कैलकुलेशन की बातचीत करना स्टार्ट करें। अब अगर मैं कैलकुलेशन की बातचीत करूंगा तो अब एप्लीकेशंस आ जाते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं कि अगर एक Q1 चार्ज है, ये एक Q2 चार्ज है, ये एक 4 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, ये 8 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, इनके बीच की दूरी आपको दे देगी मान लीजिए 10 मीटर। पूछा जाए कितना फोर्स लगेगा इनके बीच में, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर फोर्स लगेगा F बराबर इनके बीच की फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 माइक्रोकूलाम का मतलब होता है 10 की पावर -6 इंटू 8 गुणे 10 की पावर -6 और बटे आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा सर अगर मैं बहुत सिंपल सी कंडीशन की बात करूं तो 8 चौको 32 और 10 की पावर -12 की बात कर लेंगे तो बेटा यहां से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 उन्हें 8 चौको 32 32 आ गया और यहां पर 10 की पावर -12 हो जाएगा और बटे में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसके फोर्स की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहां पर 9 दूनी 18 और 9 27 तो 289 मल्टीप्लाइड बाय 10 का -3 यहां से ऊपर जाएगा 10 की पावर -5 बच जाएगा। इतने न्यूटन का फोर्स आ गया। तो सबसे पहले सिंपल सी कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिक कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की जाएगी, राइट। इसके बाद अगर मैं यही बोल दूं बोथ ऑफ द चार्जेस डिप्ड इन द इनसाइड द वाटर, बोथ ऑफ द चार्जेस आर डिप्ड inside a medium of k is equals to 5। एक मीडियम के अंदर डाल दिया गया दोनों को जिसका k कितना था 5, दूरी को सेम रखा गया 4 माइक्रोकूलम और ये भी दूरी कितनी है आपको 8 माइक्रोकूलम और इनके बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर। लेकिन इनको एक मीडियम के अंदर डाल दिया गया जिस पर लगने जिनके बीच की दूरी 8 मीटर है और k की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर k की वैल्यू 5 हो गई 288 होगा, मैंने 89 लिख दिया क्या, सॉरी 288 माय मिस्टेक। तो अगर इनको मीडियम में डाल देंगे k की वैल्यू 5 है तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, आपने कहा सर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सर बटे 5 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 288 बटे 5 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन। तो अगर आप इसको किसी एक मीडियम में डाल देते हैं जिसका के या जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 5 के बराबर है तो यह फोर्स जो होगा वो 5 गुना डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1/5 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द वेरी सिंपल इक्वेशन। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? आपने कहा सर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा बेटा इसी पर बेस्ड बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ए Q1 Q2 दो चार्जेस है, इनके बीच की दूरी r है, अगर इनके बीच की दूरी को बढ़ा के 2r कर देंगे द फोर्स विल रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ, फोर्स बढ़ेगा घटेगा, फोर्स विल इंक्रीज 2 टाइम्स, increase 4 times, decrease 2 times, decreases 4 times। ठीक है, जल्दी बताएं क्या क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर गया? आपने कहा सर यहां पर फोर्स था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और यहां पर फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फोर्स जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आपने कहा सर वेरी गुड, बहुत शानदार। मैंने कहा बेटा इसके बाद इसका एप्लीकेशन आता है इन इंसुलेटेड वायर हैंगिंग। तो हैंगिंग इंसुलेटेड वायर्स के फॉर्मेट में एप्लीकेशन आता है। तो इस पर दो बातों को ध्यान रखना है, हैंगिंग इंसुलेटेड वायर बॉब। आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि दो बॉब को लटका दिया गया और इनके पास चार्ज दे दिया गया Q, इस पर भी चार्ज दे दिया गया Q, इस पर मास है M और इस पर मास है M। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों छोटी बात को ध्यान रखिएगा, तो इनके बीच में लगने वाला एक रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इस क्षण पर इनके बीच की दूरी r है, ये लंबाई को मैं L बोल दूं
तो हम ध्यान से देख सकते हैं और हम बोल सकते हैं ये एंगल अगर मेरे प्यारे बच्चों थीटा के बराबर हो गया, बहुत बेसिक सी सिचुएशन है, ध्यान से देखना, एफ ई और नीचे लगने वाला फोर्स हो गया एम जी और इधर की तरफ टेंशन टी, ये कब पोजीशन है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। आपने कहा सर बिल्कुल इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, और अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, अगर ये एंगल हमने थीटा बोल दिया तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं टी कॉस थीटा, और टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा इस mg को बैलेंस करेगा, देन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और T sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज Fe। इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों सब लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हो जाती है Fe अपॉन mg, राइट। tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है बेटा, इलेक्ट्रो उल्टा डिवाइड करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाती है Fe अपॉन mg। याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बेसिक जो फॉर्मूले जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं वो हम सबको ध्यान देने। tan थीटा की बात करेंगे तो ये हो गया r/2 और ये हो गया l। अगर मैं tan थीटा की बात करता मेरे प्यारे बच्चों तो इधर की दूरी हो जाएगी r/2 और इधर की दूरी हो जाएगी l। बोलो हाँ या ना, एकदम पक्की बात सब लोग देखना। mg क्या है बेटा, ग्रेविटी बेटा, mg क्या होता है बेटा, मास इंटू जी। हे भगवान, mg नहीं पता क्या? वेरी गुड, एक बच्चा मैंने बोला mg क्या है, आयुष बाबू हमको बोल रहे थे अभी सर आप समझाते अच्छा नहीं, और वो पूछ रहे हैं कि mg क्या है, तो सही बोल रहे थे आप। mg अर्थ पर लगने वाला फोर्स होता है, ये शायद हम लोग थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, वेट होता है, और ये बात शायद बहुत जल्दी हम लोगों ने समझी हुई थी। अगर mg नहीं पता है कि mg क्या होता है और आप थोड़ा सा चीजों को लेके परेशान हो जाएंगे भाई, मतलब ठीक है, हम भी डर जाते हैं यहाँ देख के भाई कि mg नहीं पता तो फिर कैसे। mg तो बेटा हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है बेटा, mg का मतलब वेट होता है, मास इनटू ग्रेविटी, जो हमारा वजन होता है वो mg को बता रहा होता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं भाई, सही बात है यार, तुमको mg बेटा अगर नहीं पता बच्चे तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब तुमने जितनी ज्यादा नालायकी अभी तक करी है मुझे लग नहीं रहा जीवन में तुमने कुछ पढ़ा है। mg बहुत रूट लेवल पे लोगों को पता चल जाता है कि mg वेट होता है, वजन होता है, हमारा वजन जो है वो mg के बराबर है, ये बहुत जल्दी बच्चों को पता चल जाता है। और क्योंकि ये इतनी कॉमन बात है कि आप सब अपना वजन नापते रहते हैं 60 kg 60 kg, तो ये लगभग सबको पता होता है कि mg होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आगे की चीजें समझ में आएंगी कुछ ना कुछ। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg के बराबर हो जाती है, दैट इज k q1 q2 बाई r स्क्वायर अपॉन mg। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पर क्या क्या बातें बनती हैं वो जल्दी से चीजों को समझ लीजिएगा बेटा। tan थीटा की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं r/2 अपॉन l, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं r अपॉन 2l, दैट इज इक्वल टू, देखना बेटा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/2l, और fe की वैल्यू को लिख सकता हूं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन mg। तो अगर हम यहां पर देखें ये इधर चला जाएगा तो r क्यूब इज इक्वल टू, बेटा r क्यूब इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू k q1 q2 अपॉन mg इंटू l। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है कि ये जो दूरी है और r और l के बीच का ये जो रिलेशन है ये कई जगह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इफ चार्ज q1 q2 एंड m इज कांस्टेंट, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो हम क्लियरली बोल सकते हैं दैट r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू l के होगा। आपने कहा कि अगर चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं, k की वैल्यू कांस्टेंट ही है, mg कांस्टेंट है, तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हैंगिंग पॉइंट r क्यूब और l, इनका रिलेशन डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है। इस पर क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू l होता है। इस बात को मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में रखना है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, ये मुझे समझ में भी आ जाता है।
ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, बहुत सिंपल चीज है। एफ ई की वैल्यू आर क्यू अपॉन एल के बराबर। सिर्फ मैंने क्या लिखा बेटा, टेन थीटा की वैल्यू। बेटा टेन थीटा इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, इन दिस ट्राइंगल अगर आप थीटा की वैल्यू की बात करोगे तो ये आर बाई टू हो गया और ये एल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर बाई टू अपॉन एल। और फ्रॉम देयर यू कैन सिंपली रियलाइज कि हाँ भाई मेरे पास पिक्चर समझ में आ जाती है। इस पर एक स्पेशल केस बनता है जो सब बच्चों को ध्यान से देखना है। स्पेशल केस, इस पर स्पेशल केस कैसे बनते हैं ध्यान से देखिएगा बेटा। स्पेशल केस जो बनते हैं उनकी डायरेक्ट वैल्यूज में लिख के दिखा रहा हूं, सबको इन फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या होता है बेटा, इसको किसी मीडियम के अंदर डाल दिया गया। अगर किसी मीडियम के अंदर डाल देंगे, अब जिसको mg नहीं पता वो समझने की कोशिश भी मत करना बेटा, सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना। तो अगर किसी मीडियम के अंदर डालते हैं तो एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बायंसी, वह ऊपर आ जाता है। फोर्स ऑफ बायंसी मतलब आप सभी लोगों ने ये चीज को बचपन में सीखा होगा कि जब हम तैरते हैं तो पानी हमारे ऊपर जितना हम वॉल्यूम डिस्प्लेस करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक फोर्स लगाता है। तो अगर मैंने इन दोनों को एक मीडियम में डाल दिया तो इन दोनों के ऊपर एक एफबी मतलब फोर्स ऑफ बायंसी भी ऊपर की तरफ आ जाता है और ये बन जाता है एडवांस। बेटा मैंने इसको कराया था, यह जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से मैं बेसिक बात समझा रहा हूं। आपने पानी के अंदर डाला तो पानी एक फोर्स ऑफ बायंसी लगाता है। हमेशा याद रखिएगा फोर्स ऑफ बायंसी की जो वैल्यू होती है, अगर कोई बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई है तो फोर्स ऑफ बायंसी की वैल्यू होती है mg इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले इस फॉर्मूले को जिन जिनके फोर्स ऑफ बायंसी में जिनको कोई प्रॉब्लम है, फुल्ली अगर कोई बॉडी फुल्ली सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है डूबी हुई है, सबमर्ज का मतलब होता है डूबी हुई है, तो फोर्स ऑफ बायंसी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं mg इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो उससे क्या होता है बेटा, ये नेट फोर्स जो है वह डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और चूंकि पानी में डाला है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी Fe अपॉन के बराबर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe अपॉन के। अब ये जेई एडवांस कर इलस्ट्रेशन करा रहा हूं तो थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा बच्चे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीजों को सोचिएगा। यहां पर अगर मैं अब tan थीटा की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोस Fe अपॉन के, और जो mg वाला फोर्स है वो अब नेट फोर्स जो बचेगा वो mg माइनस Fv के बराबर बचेगा। तो tan थीटा की वैल्यू अब हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों Fe अपॉन के अपॉन mg माइनस Fv। और अगर मैं इसको सिंगल लाइन में लिख के दिखाऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट सा ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे आप सभी लोग, दैट tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन के अपॉन mg। फोर्स ऑफ बायंसी अगर mg ऐसे लिख देंगे तो mg कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिनेश चौधरी, बेटा मैंने अपनी एक्चुअल क्लास के अंदर इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये वन शॉट रिवीजन टूर है, यहां पर मैं आपको फॉर्मूले बताता हुआ चल रहा हूं। अगर मैं प्रॉपर रिवाइज करा पाऊंगा, प्रॉपर ही सब चीजों को लिख पाऊंगा तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम पूरा रिवाइज नहीं कर पाए। आपके पास सारे लेक्चर मेरे पड़े हुए, हर लेक्चर में इस पूरी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है, आप वहां पर डायरेक्टली देख सकते हैं। क्लियरली एक्सप्लेन की गई वही सारी बातें मैं यहां बता रहा हूं। ये सिर्फ चीजें उनके लिए हैं जिन्होंने थोड़ा बैकलॉग छूट गया था, कुछ चीजें बीच में रह गई हैं, उनको रिवीजन करा रहा हूं। जिनको शॉर्ट नोट्स रह गए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। कुछ बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं कि जो पुराने 15 घंटे 20 घंटे 25 घंटे के लेक्चर हैं उनको छोड़ के वो इन 2 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर के अंदर पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज कर लेंगे और वापस से उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर ये बच्चे 25 घंटे के लेक्चर के बाद पहुंचे, तो बेटा या तो आप बेवकूफ हो या आप दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो उम्मीदें, ये भ्रम पाल रखा है ना, सबसे बड़ा भ्रम, मतलब ऑनलाइन का मैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो बोलता हूं और क्लियरली बोलता हूं, ऑनलाइन का ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही होता है कि ये वन शॉट का ड्रॉबैक है। एक बच्चे को ऐसा फील आ जाता है कि सर हम वो वन शॉट में पूरा काम निपटा सकते हैं।
वन शॉट पे आप सिर्फ बेवकूफ बन जाएंगे अगर आप ऐसी कोई भी बात करेंगे। आप ये कभी मत सोचना कि किसी के 25 घंटे की मेहनत और आपकी 2 घंटे की मेहनत बराबर हो सकती है। ये बिल्कुल घटिया बात है और ये गलत बात है। आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर लोगे और कुछ नहीं हो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका करियर निपटेगा। और आप देख लो आपको करियर निपटाना है कि नहीं निपटाना है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। कोई 25 घंटे की जिसने ये क्लासेस करी होंगी, 12-15 लेक्चर उसने दिए हैं, 1 घंटे 45 मिनट के लेक्चर हैं, उसने 12-15 घंटे लेक्चर देखा है, फिर उसके मन में कुछ कंफ्यूजन है, आज वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो रहे हैं, आज वो चीजों को रिवाइज कर रहा है, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहा है। उसके लिए ये लेक्चर बूस्टर है, उसको बूस्टर डोज लगेगी, इससे वो भागेगा इसके बाद, क्योंकि उसको सारी चीजें रिवाइज होती जा रही हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि वो 25 घंटे के लेक्चर तो मैं नहीं पढ़ूंगा सर, इससे मेरा पूरा करा दो, मेरा सारा बैकलॉग आप इसी से खत्म करा दो। आयरा बेटा मैंने एक्सप्लेन किया है, बेटा मैंने एक्सप्लेन किया है, बायंसी का केस भी मैंने वहां एक्सप्लेन किया बच्चे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, मैंने किया है बेटा, आप देखोगे किया है। और एफ ई बाई के एम जी इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी के बराबर हो जाता है, राइट। हाँ 20 मिनट फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली बातें, फालतू बातें मत, जो फालतू एक्सपेक्टेशन पालोगे वो गड़बड़ हो जाएगा। और मैं डे वन से बोलता आ रहा हूं, मैंने कभी नहीं किसी बच्चे को बोला आज तक कि वन शॉट में तुम निपटा लोगे, मैं कभी नहीं बोलता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होता है बच्चे। बेटा ये देखो क्या है, भ्रम है, तुम मानो नहीं मानोगे, अभी तुमको लगेगा कि चीजें ऐसी हो रही, जब तुम्हारा कट जाएगा तो तुमको समझ में आएगा कि भाई कट गया है। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर पढ़ाई चल रही है, पीडब्ल्यू के अंदर हर एक चीज को प्रॉपरली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें तो मैं अलग से बूस्टर दे रहा हूं आपको कि हाँ भाई आपने पढ़ा है, कुछ कंफ्यूजन रह गए हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने, और चलो साथ में बना लेते हैं, वो चीजें हैं ताकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से और डेवलप करें, हम कंसेप्ट को डीप जाएं, है ना, चीजों को क्लियर करते रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कैसे कुछ होगा भाई। मतलब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ मूवमेंट जरूर दीजिए प्लीज, है ना। और ये बूस्टर डोज है, ये आपको एक्सप्लेन करेगी। हाँ अब चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फटाफट। अब हमने इसकी बात करी, बायंसी के अंदर बच्चे क्या होता है, एक फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर की तरफ लग जाता है, तो नेट फोर्स ऑफ बायंसी को लिखने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चों के शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 पर आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में आया है, आप देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन भी लेके आया था और कराया भी था, मुझे जो याद है जेईई मेन का और जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और नेक्स्ट पॉइंट पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड नल पॉइंट्स, राइट। इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड नल पॉइंट। अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट और नल पॉइंट की बात करूं तो पहले समझ लेना कि फॉर टू चार्ज सिस्टम, अगर मैं दो चार्ज सिस्टम की बात करूं तो इट इज सिंपली डिफाइंड बाय द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल ये बोलता है कि अगर एक चार्ज प्लस क्यू यहां रखा है और एक और चार्ज प्लस क्यू यहां रखा है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो पी पॉइंट है, यहां से अगर इस पॉइंट को एल दूरी और ये भी एल दूरी और ये भी एल दूरी दे दी जाए, आपसे पूछा जाए कि पी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज स्मॉल क्यू रखेंगे तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, पी पॉइंट पर लगने वाले फोर्स की अगर मैं बात करूं तो बोल सकता हूं इसके कारण फोर्स जो होगा वो कुछ इस तरफ लगेगा, इसके कारण जो फोर्स होगा वो कुछ इधर लगेगा। चूंकि सारी साइड्स बराबर है तो पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q इज सिंपली द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज। सारे चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर समेशन होता है। और दूसरा पॉइंट वो ये बोलता है कि इस Q और इस Q के बीच का फोर्स इस बात से पूरी तरह स्वतंत्र है कि ये Q यहां है या नहीं है। आपने कहा सर मतलब क्या हुआ, मैंने कहा बेटा अच्छा मुझे बताओ ये वाला फोर्स कितना होगा। आपने कहा सर अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, लेट्स से इसको मैं F1 बोल दूं और इसको मैं F2 बोल दूं, तो आप बोलेंगे सर F1 की वैल्यू हो जाएगी K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एल स्क्वायर, Q अपॉन बीच की दूरी L का स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड। क्या इसमें आपने कहीं इस बात को समझा कि ये Q है या नहीं है?
आपने कहा सर नहीं, तो मैंने कहा बस यही प्रिंसिपल है। क्या बोलता है कि यह फोर्स इस बात से पूरी तरह स्वतंत्र है कि यहां क्यू रखा था कि नहीं रखा था। आप यहां क्यू रखोगे तब भी ये यही वाला फोर्स लगाएगा, नहीं रखोगे तब भी ये यही वाला फोर्स लगाएगा। आपने कहा वेरी गुड। तो इस क्यू के आने से क्या हुआ? मैंने कहा इस क्यू के आने से एक और फोर्स F2 इधर की तरफ लग गया। तो आपने कहा इसका मतलब एक और फोर्स आ गया। मैंने कहा यस। तो बदलाव क्या हुआ? आपने कहा सर बदलाव नेट फोर्स पर हो गया। तो जो नेट फोर्स लगेगा क्यू के ऊपर वह अब जो होगा वह इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सब बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी कि अगर दो वेक्टर, सब लोग बताओ, चिल्ला के बताओ, फटाफट बताओ, अगर दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो और बीच का एंगल थीटा दिया गया हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस बात को कि जो रिजल्टेंट होगा, सब लोग बताओ, क्या हम बोल सकते हैं द रिजल्टेंट इज सिंपली डिफाइंड एज 2f cos ऑफ थीटा बाई 2। तो यहां पर लिख सकते हैं 2f cos थीटा बाई 2, यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री बाई 2, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री। द वैल्यू विल बिकम 2 इंटू f की वैल्यू हो गई k, q इंटू स्मॉल q अपॉन एल स्क्वायर इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एल स्क्वायर इंटू √3, एंड दिस इज द आंसर। ये क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ये चीज देखो, अब ये मजेदार है, ये एनर्जेटिक है, ये शानदार है कि तुमको ये याद है ना। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हां सर आपने उस दिन बताया था। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो सिंपल सी चीजें क्या है, यहां पर दो चीजों को ध्यान रखना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज independent of presence of other charges in space, independent of other charges in space। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, दूसरा बोलता है कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वह उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर समेशन होता है। आपने कहा सर वेरी गुड। तो यही दो चीजें, इसको हम बोलते हैं एफ नेट। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है? आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आती है। मैंने कहा बस बेटा अब यहां से मैं आपको लेके चल रहा हूं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स और नल पॉइंट पर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट और नल पॉइंट की कहानी को अब फटाफट समझेंगे और छोटी छोटी बातों को समझेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है दो का सुपरपोजिशन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड नल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट और नल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट्स जहां पर एफ नेट की वैल्यू 0 होती है, जहां पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? एफ नेट बराबर 0 जो होता है उसको हम बोलते हैं, वो पॉइंट जहां पर एफ नेट फोर्स 0 होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मेरे सभी प्यारे बच्चे मुझे एक बार जरा चिल्ला के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम सभी लोगों ने ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है यह होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या हमने बोला था कि F बराबर Q, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। तो वह पॉइंट जहां पर फोर्स 0 होता है उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो जहां फोर्स 0 होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। तो वी कैन वेरी सिंपली से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां पर फोर्स भी 0 होगा। इसलिए
इसलिए जो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगी वहां पर फोर्स भी जीरो हो जाएगा, एंड दैट इज सिंपली डिफाइंड एज, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या नल पॉइंट बोल सकते हैं। तो आपने कहा वेरी गुड। तो अब हमारे मन में एक बात आ गई कि सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर लेंगे तो उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोल सकते हैं। तो जल्दी से आइए सारे नल पॉइंट एक एक करके देखते हैं। उसके पहले जल्दी से छोटी छोटी बातें कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज की बात करूं तो पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होती है इट इज डिफाइंड एज E बराबर के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख देते, जनरल बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस बिंदु से आर दूरी पर, मेरे प्यारे बच्चों आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस के कारण हमेशा बाहर की तरफ होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो आर कैप मतलब आर की दिशा में बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है। प्लस के कारण जो फील्ड की दिशा होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। माइनस क्यू के कारण बात करेंगे तो क्या होगा, आपने कहा सर माइनस क्यू के कारण अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा परिवर्तित हो जाती है लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आता। इट इज इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ माइनस आर आई आर कैप, और इसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। क्या बोल मेरे भाई, मुंह खोल मेरे भाई, क्या ये बात मैंने सही लिखी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी, और अगर मैं प्लस क्यू के कारण बात करूंगा तो रेडियली आउटवर्ड होगी, माइनस क्यू के कारण बात करूंगा तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें प्लस के कारण और माइनस के कारण तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। आपने कहा सर वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात होगी। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे थे उसी पॉइंट पर अब मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आपने फटाफट बोला नल पॉइंट, भूमिका बन गई है नल पॉइंट की। अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इक्वल, देखो इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। नल पॉइंट किसके कारण बात कर रहे हैं, पहला स्टेप लाइक चार्जेस, एक Q1 और एक Q2, मतलब आपने बोला अगर इफ दोनों चार्जेस सेम है, लाइक चार्जेस है, तो नल पॉइंट विल लाई बिटवीन देम। जो नल पॉइंट होगा वह उनके बीच में लाई करेगा। आपने कहा मतलब, मैंने कहा बेटा बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो इससे R1 दूरी पर होगा और इससे R2 दूरी पर होगा। इस पॉइंट पर पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर की तरफ होगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर की तरफ होगी। अगर निगेटिव होता तो जस्ट अपोजिट हो जाता, लेकिन अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों नेगेटिव, लाइक चार्जेस का मतलब बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। लाइक चार्जेस का मतलब बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव। लाइक चार्जेस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोथ चार्जेस का मतलब नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव, दोनों बातों को ध्यान रखना है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो E1 की वैल्यू हो गई के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और E2 की वैल्यू हो गई के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अगर यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है तो E नेट शुड बी जीरो, तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो के Q1 R1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। याद रखिएगा, इस पर मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं अपने लेक्चर नोट्स के अंदर। तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो नल पॉइंट जो ऑब्टेन होता है R1 अपॉन R2, इट इज इन द रेशियो ऑफ अंडर रूट ऑफ Q1 एंड अंडर रूट ऑफ Q2। तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो होता है वो अंडर रूट ऑफ Q1 और Q2 के टर्म्स में डिफाइन होता है। इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, R1 R2 दोनों की वैल्यूज में लिख रहा हूं। R1 को अगर मैं रेशियो डिवीजन के हिसाब से देखूंगा तो R1 की वैल्यू हो जाएगी, अगर इनके बीच की टोटल दूरी R है तो अंडर रूट ऑफ Q1, मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 into R, where R is defined as the total distance। सिर्फ रेशियो डिवीजन की बात कर रहे हैं, और अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 into R। ठीक है ना? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या बुलाया, मेरी बात को ध्यान से सुनना।
ये हमेशा के लिए कंडीशन है, नल पॉइंट ऑलवेज लाई नियर स्मॉलर चार्ज। जो छोटा चार्ज होता है उसके पास होती है और बड़े चार्ज से दूर होती है, राइट। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, R1 R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट Q1 बाई Q2 की। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहां पर मैंने एक चार्ज दे दिया प्लस का 4Q और यहां पर एक चार्ज दे दिया प्लस का 9Q और आपसे पूछा बताओ नल पॉइंट कहां लाई करेगा अगर इनके बीच की दूरी हो गई 10 मीटर। वेयर इज द नल पॉइंट फ्रॉम 4Q चार्ज, फाइंड नल पॉइंट फ्रॉम जल्दी बताएं बेटा। सिमी एक बार बोले, रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। नल पॉइंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का शून्य होना। नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का शून्य होना, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो नल पॉइंट हमेशा उनके बीच में लाई करेगा। तो एक अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर की तरफ होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इधर की तरफ होगी। तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है, और दोनों के कारण मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो के Q1 अपॉन R स्क्वायर R1 स्क्वायर है और E2 के Q2 बाई R1 स्क्वायर है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता तो मैं ऐसे ही तो लिखता बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहां पर, तो आप बोलते सर E1 माइनस E2। अगर ये इसको जीरो के बराबर करना है तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, तो E1 माइनस E2 को जीरो करेंगे तो E1 E2 बराबर होना चाहिए। फ्रॉम देयर वी कैन से दैट के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू के Q2 बाई R2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब जैसे मैं यहां से बात करता तो हमको पूछा गया कहां पर नल पॉइंट लाई करेगा। आपने कहा सर मान लेते हैं यहां से R दूरी पर लाई करेगा, राइट। तो पहले मैं मेथड से भी समझा रहा हूं और फिर मैं इसको भी समझा दूंगा। मैंने कहा देखो बेटा प्लस 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप बोलेंगे K इंटू 4Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से ये R1 है और ये R2 है मान लीजिए, तो 9Q के कारण कितनी फील्ड होगी, आप बोलेंगे सर 9Q के कारण अपोजिट दिशा में फील्ड होगी K 9Q अपॉन R2 का स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर। अगर यह नल पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट होगी वह शून्य के बराबर हो जाएगी। तो K कैपिटल Q इंटू R2 का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इंटू R1 का स्क्वायर। सॉरी 4Q माई मिस्टेक, K इंटू 4Q अपॉन R1 का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू, ई नेट को अगर हम जीरो रखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएंगे, तो K इंटू 9Q अपॉन R2 का स्क्वायर। और यहां से हम देख सकते हैं बेटा R1 अपॉन R2 की वैल्यू इनके अंडर रूट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो बस अब मैं तरीका समझा रहा हूं, जुगाड़ समझा रहा हूं, ध्यान से देखना सब लोग कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को निपटाना होता है। इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, आपने कहा 2, इसका अंडर रूट ऑफ 4 किसके बराबर 2, Q तो दोनों तरफ सेम है। अंडर रूट ऑफ 9 किसके बराबर, आपने कहा 3 के बराबर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपने कहा सर इधर वाला 2 होगा, इधर वाला 3 होगा। R1 इज टू R2 का रेशियो 2:3 के बराबर, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 के बराबर, अंडर रूट ऑफ Q1 तो आप यहां से भी देखते तो R1 तो 4 2/3 के रेशियो के बराबर। अब 2/3 को बांटना ही तो है, तो अब 2:3 कितनी टोटल दूरी, 10 मीटर। कैसे रेशियो डिवीजन कैसे करते हैं इसको समझना। तो R1 क्या है 2 और R2 क्या है 3, ठीक है ना, रेशियो में। तो R1 बराबर क्या लिखेंगे 2/2 प्लस 3। टोटल कितना था, आपने कहा 10, तो आपने कहा 10 से गुणा कर दो। R2 किसके बराबर है, आपने कहा सर R2 जो था वो 3 के रेशियो में है, तो 3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो अगर आप R1 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो वह 4 आ जाएगा, और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 6 आ जाएगी। दिस इज द वेरी सिंपल रेशियो मेथड। 2:3 का रेशियो आया, कैसे निकाला, अंडर रूट ऑफ इसका किया और अंडर रूट ऑफ इसका किया, दोनों का अंडर रूट करके आपने आंसर निकाल दिया। तो T:3। क्या ये बात समझ में आती है, जल्दी बता दो, फटाफट बता दो, सब लोग बता दो, क्या ये बात समझ में आ जाती है, किसी बच्चे के मन में आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहा। क्या मैं बोल सकता हूं ये दूरी 4 मीटर होगी और ये दूरी 6 मीटर होगी,
एकदम पक्की बात? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी पहुंचते बेटा, फटाफट पहुंच रहे हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज है, फॉर अपोजिट चार्ज, अब छोटे छोटे शॉर्ट नोट लिखते चलेंगे। फॉर अपोजिट चार्ज अगर मैं बात करूंगा, अगर ये चार्ज अपोजिट है, और पहला केस वन, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहां पर प्लस क्यू हो जाएगा, और यहां पर माइनस क्यू अगर हो गया, तो इक्वल एंड अपोजिट अगर चार्ज होते हैं तो कोई भी नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो नो नल पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है ना? इस बात को हमने एक्सप्लेन किया था आपको सांसद और विधायक के मतलब से, कि ये दोनों के दोनों सांसद हैं और दोनों के दोनों विधायक हैं, दोनों के दोनों सांसद, दोनों की पावर सेम है, तो कोई भी किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसी के केस 2 की बात करूं, तो केस 2 के अंदर हम लोग बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल, सॉरी, अनइक्वल एंड अपोजिट, तो कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा, तो आप यहां पर बोलेंगे नल पॉइंट, वापस सेम कंसिडर, नल पॉइंट एग्जिस्ट नियर स्मॉलर चार्ज, जो छोटा चार्ज होता है उसके पास एग्जिस्ट करता है। जैसे ये 4q चार्ज दे दिया गया और यहां पर -q चार्ज दे दिया गया, तो नल पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा वह एग्जिस्ट करेगा नॉट बिटवीन देम, वो इनके बियॉन्ड द बिटवीन एग्जिस्ट करेगा, इनके बाहर एग्जिस्ट करेगा, और -q के पास एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर कहीं आपका नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, द नल पॉइंट। और इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो -q के कारण फील्ड अंदर की तरफ होगी, और +4q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो E+ इधर आएगा, E- इधर आएगा। इन दोनों को फिर हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि R की वैल्यू क्या है, आपको पुट करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू D दी गई है बच्चों, तो E+4q के कारण जो हो जाएगी, ये हो जाएगी K × 4q अपॉन R+D का होल स्क्वायर, और E- जो हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी K × Q अपॉन R का स्क्वायर। और हम इन दोनों को इक्वेट करके फिर हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह एक क्वाड्रेटिक बनती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है, अगर बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फॉर्मूला अगर आप समझेंगे तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि वो हमेशा, क्योंकि जो जेई एडवांस में ये क्वेश्चन, मैंने जेई एडवांस का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया भी हुआ है, इस पर जो क्वेश्चन आया था वो मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन भी कराया था, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि नल पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा। तो नल पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा बच्चों? -q और +4q, इनमें जो छोटा है उसके पास एग्जिस्ट करेगा, इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहली चीज, जब भी अपोजिट चार्ज होंगे तो नल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन देम, तो उनके बीच में नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, बेसिक बातें हैं, दिमाग में रख लेते हैं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अपने दिमाग में सारी बातें बैठती हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, अपोजिट होगा, अनइक्वल होगा तो इसके पास होगा, इक्वल होगा तो इनके बीच होगा। बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स हैं, इसको बिल्कुल डिफाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियरली। अथर्व कराया है बच्चे, कराया है बेटा, मेरे को पता है, मैंने कराया है बेटा। ये आपको क्लियर इलस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां पर है वहीं पर कराया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी तो वहां पर मैंने इसको भी कराया था। ठीक है, पीयूष मिश्रा बोल रहे हैं गॉस लॉ प्रूफ करा दीजिए। एक चीज मैं समझाऊं, अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर कोई आपसे ये कह दे कि मैं लॉ प्रूफ कर रहा हूं, तो उससे बोल देना कि आप, मतलब वो सही नहीं है, राइट? लॉ इज लॉ, लॉ इज लॉ, लॉ इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस। फिजिक्स में किसी भी लॉ को प्रूफ नहीं किया जाता। ये बड़ा ही मतलब क्या बोले, कम पढ़ लेते हैं तो ज्यादा ज्ञान चला आता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बेटा। क्लियरली समझिएगा, कोई लॉ का प्रूफ नहीं। कई लोग जो ऐसा बोलते हैं कि गॉस लॉ का कूलॉम लॉ से प्रूफ कर दिया बाय पॉइंट चार्ज, कि KQ/R² फील्ड को हमने प्रूफ कर दिया है, तो गॉस लॉ इज प्रूव्ड बाय
कूलॉम्स लॉ, मतलब वो गलत बात है, इट इज नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही एक वो है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉस लॉ से निकालें चाहे आप कूलॉम्स लॉ से निकालें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर है तो दोनों से वही निकल के आएगी, राइट। तो ये बिल्कुल गलत बात है अगर कोई ये कहता है किसी लॉ को प्रूफ किया जाता है। लॉ को कभी प्रूफ नहीं किया जाता, लॉ को बस सिचुएशन के हिसाब से वेरीफाई किया जाता है कि हाँ लॉ इज वेरीफाइड। और किसी भी चीज को लॉ, बेसिकली तीन चीजें होती हैं अगर आप फिजिक्स में बात करेंगे तो आप देखेंगे, पहला होता है थ्योरम, दूसरा होता है प्रिंसिपल, और फिर होता है लॉ, और फिर होता है यूनिवर्सल लॉ। तो थ्योरम आपने कई जगह वर्ड देखा होगा कि हम थ्योरम की बात कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स, ये बहुत जिनकी एप्लीकेबिलिटी बहुत कमजोर होती है, दे आर बेस्ड ऑन द थ्योरम्स। जिनके बहुत ज्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बहुत जगह पर फेल हुए हैं, वो है थ्योरम के फॉर्मेट में। आपने पढ़े होंगे प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट। अब जब प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल की जो फेल होने की संभावनाएं होती हैं, उसकी सिचुएशंस होती हैं जहां जहां पर वो काम नहीं करता है, वो थ्योरम के रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती है। फिर आते हैं लॉ। किसी भी थीसिस को थ्योरम, प्रिंसिपल, लॉ और यूनिवर्सल लॉ बनने में स्टेप बाय स्टेप होती है प्रोसेस ये। जब आप किसी फिजिक्स के सिद्धांत की बात करते हैं, फिजिक्स की थ्योरीज की बात करते हैं, तो आप पहले थीसिस सबमिट करते हैं, वो पूरे हर जगह हर जर्नल में जाती है, हर बड़े से बड़ा फिजिसिस्ट जो होता है उसको एनालाइज करता है, अपने अपने केसेस के करस्पॉन्डिंग उसको देखता है कि वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ इट इज वेरीफाइड देन इट इज बिकम, और जब कोई भी थ्योरम, कोई प्रिंसिपल लगभग लगभग सारी जगहों पर एप्लीकेबल होती है, देन इट बिकम अ लॉ। ऐसा नहीं होता लॉ, लेकिन लॉ भी कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज, वो फिक्स है कि वो आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लगाए जा सकते हैं, राइट। और इसके बाद स्कूल में प्रूफ कराते हैं, तो स्कूल के टीचर है ना बेटा वो, तो स्कूल में प्रूफ नहीं कराते। मैं आपको देखो, मैं आपको जेई की नॉलेज दे सकता हूं, मैं आपको आईटी की तरफ लेके चल रहा हूं, मैं आपको जेई की तरफ बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो बोर्ड में करा रहे हैं वो ठीक है, आप अपना याद कर लीजिए, उस चीज को आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप जेई के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, अगर आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो आपको एक क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो प्रूविंग होती है वो किसी लॉ की नहीं होती। लॉ के बनने का तरीका है थ्योरम, प्रिंसिपल, लॉ, यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ के नाम से हमारे पास आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो नियम है वो अभी तक कहीं फेल होता वो प्रतीत नहीं हुआ है, इसलिए उसको हमने यूनिवर्सल लॉ के फॉर्म में डाला हुआ है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये हर जगह वैलिड लग रहा है, इसलिए उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला गया है, राइट। जिनकी फेल होने की कंडीशंस, मतलब देखो हर एक लॉ का एक कंडीशन है जिस पर वो एप्लीकेबल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लियरली बोल दिया गया ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन नहीं बोला गया है, उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोला गया है। लेकिन न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का नियम है तो उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दिया जाता है, उसके आगे एक यूनिवर्सल वर्ड यूज किया गया है, राइट। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन लॉ की कोई प्रूफ नहीं होता, मैं बताऊंगा, दोनों को प्रूफ नहीं, वेरिफिकेशन है वो बेटा, है ना। गॉस लॉ से भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और कूलम्स लॉ से निकाली, और उसी से हम लोग बात करते हैं। मैं करा दूंगा जैसे आपके बोर्ड में कराते हैं, मैं भी करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं अभी बता रहा हूं। तो ये इक्वल हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद जल्दी से मैं कुछ ग्राफ्स की बात कर लेता हूं ताकि आपको बेसिक बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाए, और इसके बाद हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे और एक पॉइंट के अंदर लगभग सारी सिचुएशन को समराइज करेंगे। ग्राफ अगर याद रखिएगा, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, +4q और +4q और 4q दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। याद रखिएगा नल पॉइंट कुछ यहां एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों के कारण जो ग्राफ, देखो बीच का ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बीच के ग्राफ को बहुत ध्यान से घूरिएगा। नल पॉइंट यहां एग्जिस्ट करेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ की बात करते हैं तो यहां पर नल पॉइंट बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इसके पीछे ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा और इसके आगे ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। +4q और q, इस सारे डिटेल में ग्राफ बने हुए, शॉर्ट में अपने नोट्स में बनाओ फटाफट। और अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक +q है और एक -4q है, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये +q है और ये -4q हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं +4q की बात करूं और -4q की बात करूं, तो हम यहां से बहुत क्लियरली बोल सकते हैं द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस वन। ये थोड़ा पीक जो है इधर की तरफ है, -4q है तो इधर की तरफ ग्राफ कुछ ऐसा होगा, प्लस का q है इधर की तरफ ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सिंगल ये एक दो ग्राफ,
ग्राफ की डिटेलिंग वीडियोस में है, वो देखना है, लेकिन ये दो ग्राफ अपने पिक्चर में बने होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर चार्ज होते तो ये जो पीक है एग्जैक्टली बीच में आता। इफ बोथ आर इक्वल देन मिनिमा इज इन मिड। ये लिख लीजिएगा वहां पर, अगर दोनों बराबर चार्ज होते तो मिनिमा जो होता वो बीच में आता। बेटा यही लिखा है अनुष्का, बेटा यही लिखा है मैंने, मेरी शेरनी प्लस क्यू माइनस क्यू अगर होता तो ये मिनिमा एग्जैक्टली बीच में आता। द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस वन। टच नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है। अरे यार तुम लोग कैसे पढ़े हो बेटा, ये मैंने बताए हैं बच्चे, ग्राफ मैंने बताए हैं। सॉरी मैंने इसमें एक नेगेटिव चार्ज, सॉरी 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 माय मिस्टेक, यस यस यस, इक्वल एंड अपोजिट का बना दिया। यहां पर नल पॉइंट यहां एग्जिस्ट करेगा तो ग्राफ वुड बी ये यहां पर बेटा ऐसे आएगा, सॉरी ग्राफ मैंने गड़बड़ बना दिया था, यहां पर ये नल पॉइंट आएगा, सॉरी 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 मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैंने इक्वल एंड अपोजिट का बना दिया था, ये नल पॉइंट यहां एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सॉरी बेटा सॉरी। इस ग्राफ को जरूर ड्रॉ कर ले, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये प्लस क्यू से यहां जाएगा और इस तरफ से इधर से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड है बेटा, सब कुछ रिकॉर्डेड है। अब चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं बेटा, फटाफट ध्यान से देखना। अब आते हैं सबसे पहले, चार सिमिलैरिटीज मैंने आपको समझाई थी, रिंग एंड चार्जेस ऑन रेगुलर पॉलीगन। अब ये है बहुत तगड़ी ट्रिक, अगर आप सबको याद हो तो मैंने सबको ये ट्रिक समझाई थी, आप सब लोग बहुत क्लियर तरीके से याद रखिएगा। अगर एक ये रिंग होती है बच्चों, अभी एसएचएम की कंडीशन में डिस्कस करूंगा इसी के साथ, डोंट वरी। अगर ये एक रिंग होती है और इस पर कोई आपने प्लस चार्ज दिया है और इसके सेंटर पर आपने पूछा यहां से आर दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हम लिख सकते हैं के क्यू, सॉरी एक्स है, इसकी रेडियस आर है, तो इसको बोलते हैं के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस रिंग की जगह डिस्प्लेस करके मैं दो चार्जेस रख दूं, टू चार्जेस, प्लस क्यू यहां पर प्लस क्यू यहां पर, यहां से एक्स दूरी पर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप बोल सकते हैं के क्यू एक्स अपॉन, सॉरी यहां पर 2 आ जाएगा क्योंकि टोटल चार्ज 2 की हो गया, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसी, क्योंकि ये दोनों रिंग के इक्वल डिस्टेंस पे पार्टिकल है ना। अब ये पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन्स की बात करना स्टार्ट करते चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता कि ये कोई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये इससे भी रिंग ऐसे ही जाती और इससे सेंटर से पूछा जाता कि एक्स दूरी पर कितनी फील्ड होगी, आप क्या बोलोगे, अगर इसकी साइड लेंथ मेरे बच्चों ए है तो हम यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके वर्टेक्स पे चार्ज क्यू क्यू और क्यू रखे गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के इंटू 3q इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। होल पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/2, राइट। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। याद रखने की बात यह है कि आर की जो वैल्यू होगी दैट इज सिंपली डिफाइंड एज a/√3। आर की जो वैल्यू होगी इन दिस सिचुएशन इज डिफाइंड एज a/√3। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक ये स्क्वायर हो जाता, ये स्क्वायर हो जाता और स्क्वायर के सेंटर में पूछा जाता, स्क्वायर की साइड लेंथ ए दे दी गई और आपसे पूछा जाता यहां से एक्स दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर स्क्वायर के वर्टेक्स पर चार्ज क्यू 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 रख दिया जाए तो टोटल चार्ज कितना, आपने बोला 4q, तो k 4q इंटू एक्स अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। सिंपल सिचुएशन फॉर ऑल, एकदम क्लियर समझना बच्चे। यहां पर जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a/√2। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वन लाइनर सॉल्यूशन फॉर मेन प्रॉब्लम्स। कई बार सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पूछी गई है कि दो चार्जेस के एक्स पर और रिंग के, सबसे ज्यादा। अब इन सब में खास बातें क्या है? सबसे ज्यादा खास बात इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। बेटा सब लोग ध्यान से देखना, ये सबसे बड़ा लाइन लिख रहा हूं और इस पेज से बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी कि जेईई मेन में क्वेश्चन आए, बहुत बार आया हुआ है। ई मैक्स होता है कहां पर? प्लस माइनस r/√2। इन सभी के कारण, बिकॉज ऑफ ऑल द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली लाइक दिस वन। इन सभी, भाई एक्सप्रेशन सेम है तो ग्राफ भी सेम होगा। तो इन सभी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनता है एक्स के साथ, वो यही होता है और इसका मैक्सिमा और r/√2 और ये होता है माइनस का r/√2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव नीचे है, इसका किसी भी वेक्टर साइन के पहले अगर कोई निगेटिव साइन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले लगा हुआ निगेटिव साइन आपको यह बताता है कि उसकी दिशा विपरीत है। अगर आपसे बोला जाए E बराबर माइनस का 20 न्यूटन पर कूलम आई कैप, तो आप बोलेंगे माइनस साइन का सिंपल मतलब ये हो गया कि आई का विपरीत दिशा। माइनस साइन किसी भी वेक्टर के पहले लगा हुआ माइनस साइन उसकी दिशा को डिफाइन करता है, उसकी दिशा को बता रहा होता है। आपने कहा सही सही बात। अब इसमें केसेस आते हैं ऑसिलेशंस के कि क्या क्या होगा, कैसा कैसा ऑसिलेशन संभव है। अब देखो पूरे के एक साथ समझा रहा हूं, सबके केस एक साथ, सभी के केस एक साथ समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। सभी के केस एक साथ, सब लोग ध्यान से समझना। एक जगह पर बहुत बड़ी बातें लिख रहा हूं, ये इतना बड़ा पॉइंट यहां लिख रहा हूं बेटा, इससे आपका बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा। यहां पर इस पर्टिकुलर पेज पर बहुत चीजें समेट रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पूछता नल पॉइंट कहां पर है, तो आप बोलते सर सेंटर। सभी में अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो सभी का नल पॉइंट जो है वो यहां लाई करेगा, उसके सेंटर पर लाई करेगा। द नल पॉइंट इज एट द सेंटर, इट इज एट दिस पॉइंट E बराबर 0। सबसे पहले सबका नल पॉइंट देखो, क्या सही लिखा गलत लिखा? आपने कहा बिल्कुल सही लिखा। मैंने कहा अब दूसरा पॉइंट मुझे बता दो, सब लोग बताओ फटाफट। अगर मैं यहां पर इफ, बेटा कंडीशन में ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा ताकि यहां पर इस पेज को इतना इंपॉर्टेंट बनाना है मुझे कि मैं प्रूफ करूंगा जो पढ़ाया है वही आया है ना, उसमें तुम देखना ये पेज जरूर होगा। अगले साल तो मैं इस बात को प्रूफ करूंगा ना कि जो पढ़ाया है वही आया है, और देख लेना अगर ना आए तो कह देना। जो पढ़ाया है वही आया है, उसमें तुम देखना इस पेज पर क्वेश्चन होगा। अभी से गारंटी से लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखना। इफ opposite charge released on axis, देखो बेटा देखो ध्यान से, अगर अपोजिट चार्ज को एक्सिस पर रिलीज कर दिया जाए, मतलब यहां पर अगर मैं माइनस क्यू को यहां पर छोड़ूं तो बताओ क्या होगा? सब लोग बताओ, तेजी से बताओ, फटाफट दिमाग लगाओ, बताओ कब होगा? बेटा जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम है डिफरेंशिएट करके निकल के आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको 0 रखते हैं। जिन जिनको मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम है वो डिफरेंशिएट करके देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखना फटाफट, सब लोग बताओ। इफ अपोजिट चार्ज प्लेस्ड, अगर माइनस क्यू यहां रखा, इस पर लगने वाले फोर्स की दिशा बोलो क्या होगी? इस पर लगने वाले फोर्स की दिशा मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ किधर की तरफ होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले बच्चों मजा आ गया भाई, वेरी गुड। ऑसिलेट करेगा, परफेक्ट। आपने कहा सर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो पहली चीज है चार्ज विल ऑसिलेट। आपने कहा सर कैसे करेगा? ऑसिलेट की कंडीशन क्या होती है? मैंने कहा बेटा ऑसिलेट की कंडीशन क्या होती है कि आगे निकल जाओ तो पीछे बुला ले, पीछे निकल जाए तो आगे बुला ले। इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ माइनस चार्ज है तो इस पर फोर्स आगे की तरफ लगेगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, Q इंटू ई का फोर्स।
और ये कब तक इधर की तरफ लगेगा, आपने कहा जब तक ये इसके सेंटर पर नहीं आ जाता। और जैसे इसको सेंटर को ये क्रॉस कर लेगा मेरे बच्चों, जैसे इसके सेंटर को ये क्रॉस कर लेगा, माइनस क्यू इधर पहुंचेगा, माइनस क्यू मेरे प्यारे बच्चों इधर पहुंचेगा। अगर ये माइनस क्यू थोड़ा इधर पहुंचेगा तो क्या मेरे प्यारे बच्चे इस बात को बोल सकते हैं कि जैसे ही, अरे रुक जाओ भाई, जैसे ही माइनस क्यू इधर की तरफ पहुंचेगा, यहां आपने मान लीजिए माइनस क्यू रखा कहीं, तो इस पर लगने वाले फोर्स की दिशा किधर हो जाएगी? आपने कहा सर माइनस क्यू अगर इधर आ जाएगा तो इस पर लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो लगने वाला फोर्स विपरीत हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। तो अगर ये चार्ज इधर से छोड़ोगे, यहां तक खिंचता हुआ आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर खिंचता हुआ वापस आएगा, और इस तरीके से इनके बीच में ऑसिलेट करेगा। कोई भी सिचुएशन हो, सभी सिचुएशन में सेम रहने वाला है, कोई अंतर नहीं है। आपने कहा सर चार्ज विल ऑसिलेट, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इफ मान लीजिए कि इसको यहां से x0 दूरी पर छोड़ा गया, कितनी दूरी पर छोड़ा गया? x0 दूरी पर छोड़ा गया। बहुत ध्यान समझना। इसका दूसरा केस, इफ x0 इज वेरी 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 स्मॉल देन r, मतलब x0 अगर बहुत छोटा है r के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, x0 बहुत छोटा है, कहां पर रखा? r के रिस्पेक्ट बहुत छोटा, x0 बहुत छोटा, मतलब किस पोजीशन की बात कर रहे हैं? ऑलमोस्ट बताओगे क्या? किस पोजीशन की बात कर रहे हैं? किस पोजीशन की बात कर रहे हैं? किस पोजीशन की बात कर रहे हैं? बताएंगे क्या बच्चों? क्या बोल सकता हूं कि लगभग लगभग मैं इसकी यहां सेंटर के पास वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट एट द सेंटर की बात कर रहा हूं। आपने कहा हां सर वहां की बात कर रहे हो। तो अगर इतने पास से बात करेंगे, x बहुत छोटा हो जाता है, देन मोशन विल बी SHM। तो जो मोशन होगा वो SHM हो जाएगा, then motion will be SHM, then motion will be simple harmonic motion, then motion will be simple harmonic motion। और मेरे प्यारे मित्रों, इसका टाइम पीरियड मैं यहां लिख रहा हूं, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ये मैंने ड्राइव करके भी दिखाया था फॉर टू चार्ज प्रॉब्लम, इसके लिए ड्राइव किया है अपने नोट्स में भी। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर M और R क्यू ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा K Q इंटू स्मॉल q। द टाइम पीरियड, द पार्टिकल विल डिफाइन द SHM एंड द टाइम पीरियड इज डिफाइंड इन दिस वे। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा T बराबर 2 पाई M R क्यू अपॉन K Q Q। Q किस केस में? ये सिर्फ इस केस में है। अगर यहां पर बात करोगे तो यहां पर 2Q आ जाएगा, अगर इसकी बात करोगे तो यहां 3Q आ जाएगा, अगर इसकी बात करोगे तो यहां 4Q आ जाएगा। तो अगर आप इस पॉइंट को कृपया करके नीचे मेंशन करना, फॉर 2 चार्ज सिस्टम टाइम पीरियड विल बी, सब कुछ सेम रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा। फॉर 3 चार्ज सिस्टम यहां नीचे 3 आ जाएगा, फॉर 4 चार्ज सिस्टम यहां पर 4 आ जाएगा। काम खत्म। अब इसमें कितनी बातें सीखी तुमने? ये सब एक जैसे, पहली बात, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मिनिमम एक जैसा, दूसरी बात, कहां पर? r/√2 माइनस r/√2 पर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में कई बार, आपने कहा ठीक बात। फिर क्या होगा? पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? अगर अपोजिट चार्ज छोड़ते हैं तो मोशन ऑसिलेटरी होगा, आपने कहा सर ठीक बात। अगर बहुत पास से छोड़ते हैं तो मोशन SHM हो जाएगा। मोशन SHM हो जाएगा, या बहुत मिड पॉइंट से इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं तो मोशन SHM हो जाएगा। उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट के अंदर M R क्यूब अपॉन K Q Q। M इज द मास ऑफ द पार्टिकल। बेटा यहां पर M जो है इट इज द मास ऑफ पार्टिकल। M जो है बच्चों इट इज कॉल्ड एज द मास ऑफ पार्टिकल। M इज कॉल्ड एज द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा सर कोई परेशानी नहीं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। एक चीज में बेटा मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, जब, और तुम सब ध्यान से सुन लो, आज की गारंटी है ये। आप मेरे से पूछ रहे हैं सर इससे क्वेश्चन आया या नहीं आया, मैं आपको ये बात प्रूफ करने आऊंगा कि जो पढ़ाया है वो आया है, उसमें ये वाला पॉइंट रहेगा। गारंटी बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, इतने सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। अपोजिट चार्ज पर मोशन ऑसिलेटरी होगा, इसी पर क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार बताती है। इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बिकॉज ऑफ द लाइन चार्ज।
अगर कोई भी लाइन चार्ज आपको दे दिया जाए, यहां से r दूरी की बात की जाए, ये एंगल θ1 हो गया और ये एंगल θ2 हो गया, तो इसके कारण जो चार्ज होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, इट इज डिफाइंड एज K lambda by r, where r is the perpendicular distance, into sine of θ1 plus sine of θ2. आप कई बार हम ऊपर की तरफ अगर डिफाइन करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर ऊपर की तरफ डिफाइन करेंगे E, इसको बोलते हैं बेटा E परपेंडिकुलर और इसको हम बोलते हैं E पैरेलल. इट इज डिफाइंड एज K lambda by r साइन ऑफ cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2. बेटा अगर मैं इसकी दिशा नीचे की तरफ डिफाइन करूंगा तो cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1 कर देंगे. यह बिल्कुल क्लियर रख लीजिए दिमाग में, ठीक है. आपने कहा सब ये इसके बेसिक एप्लीकेशंस हैं, वो आप सबको ध्यान रखने. और अब इस पर मैं बताने जा रहा हूं आज का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये इरोडोव का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार जे एडवांस के अंदर पूछा जा चुका है. मतलब इसके साथ एक ऑप्शन में था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं बताने जा रहा हूं. इसको सब लोग ध्यान से देखना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी के साथ बता रहा हूं, और लोग तो इसको प्रूफ भी नहीं कर सकते. सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये एंगल हमने θ1 लिखा है, ये एंगल हमने θ2 लिखा है, तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा इसके एंगल बाइसेक्टर, सोचिएगा इसका टोटल का एंगल बाइसेक्टर कहां पर होगा, θ1 प्लस θ2/2. तो इसके एंगल बाइसेक्टर ऐसे समझ सकते हैं, इफ दिस इज द एंगल, ये θ1 थोड़ा बड़ा, θ2 थोड़ा छोटा है, तो इसके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अब ये आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं यहां दे रहा हूं, θ1 प्लस θ2/2. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लाई along the angle bisector of the total angle. जो ई नेट होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी दिशा हमेशा टोटल एंगल के एंगल बाइसेक्टर की दिशा में होती है. इसको हम बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर टोटल एंगल हो गया θ1 प्लस θ2, इनके बीच में हो जाएगा θ1 प्लस θ2/2, इधर हो जाएगा θ1 प्लस θ2/2. यह इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यह है वो चीज जो आपको खजाने से मिली है, तो ये आपका अनमोल खजाना है, इसको ध्यान रखिएगा. और इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया ना तो बहुत बच्चा फैल जाएगा, तुम सीधे एक लाइन में टिक करके आओगे कि हाँ सही है, एंगल बाइसेक्टर में काम हो जाएगा. बहुत सिंपल कंडीशन, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं. जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, मैंने यहां पर बोला बेटा ये ट्राइंगल है, ये एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री, ये एंगल आपको दिया गया 30 डिग्री, और आपसे पूछा जाए यहां पर प्लस चार्जेस है, इस पर चार्ज डेंसिटी दे दी गई है लैम्डा. तो आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया रिजल्टेंट कहां पर होगा, तो आप क्या बोलोगे, द रिजल्टेंट विल लाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां लाई करेगा बेटा, आप बोलोगे जो रिजल्टेंट विल लाई अलोंग द एंगल बाइसेक्टर. तो टोटल एंगल कितना हो गया, आपने कहा 60 प्लस 30 90. तो एंगल बाइसेक्टर कहां पर होगा, आपने कहा सर एंगल बाइसेक्टर ये होगा जो यहां से 45 डिग्री और यहां से भी 45 डिग्री का कोण बना रहा होगा. तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर. और तो रिजल्टेंट कहां होगा, आपने कहा रिजल्टेंट इस तरीके से लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री. तो अगर ये एंगल निकालोगे तो 15 डिग्री आ जाएगा. तो आप यहां से एक लाइन में डायरेक्शन निकाल सकते हो हमेशा
कि अगर मुझे अब कई बच्चे तो tan थीटा से डायरेक्शन, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन, तो आप बोलोगे सर यहां पर थीटा निकालेंगे, tan थीटा क्यों रखेंगे, बोलो यही रखो कि नहीं रखोगे, बोलो यही पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इतना लंबा करोगे कि नहीं करोगे। तुमसे कोई पूछ ले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताओ क्या है, अगर यहां मैं पूछता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताओ क्या है, क्या करते तुम लोग, पहले पहले ये वाला निकालते, फिर ये निकालते, पहले आप बोलते सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, सॉरी परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा, पैरेलल निकालेंगे, परपेंडिकुलर पैरेलल निकालोगे, फिर tan थीटा की वैल्यू लगाओगे, फिर आंसर आएगा। ये एग्जाम, ये मजा है शिवेंदु सर से पढ़ने का। तो शिवेंदु सर ने दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, जितनी किताबें मेरे पास एक किताब ऐसी है जिस किताब की कीमत 36,000 रुपए है, 36,000 रुपए की किताब है सिर्फ। तो पढ़ने का जुनून तो बहुत है बालक, तो आओ तो आगे, हमने पढ़ना बहुत सीखा है, तुम बस आते रहो, तुमको तुम पढ़ाते चलेंगे। तो इसलिए बहुत देखो, जो लिटरेचर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत वास्ट है, बहुत शानदार चीजें हैं मार्केट में, है ना। तो एक तो तरीका तुमको सिखाने का है, तुमको मजा दिलाने का है, वो तो मैं डूब जाता हूँ कभी कभी फिजिक्स के अंदर, तो तुम लोग परेशान हो जाते हो, है ना। ऐसा नहीं है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे मेरे साथ तो एक और टीचर है जिन्होंने 85,000 ही खरीदी थी, मेरी हालत नहीं हुई, फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने कहा 85,000 की खरीद, सर आपसे ले लिया जाएगा, पर खरीदेंगे नहीं हम 85,000। हम लोगों को थोड़ा शौक होता है कि हम लोग अपनी लाइब्रेरी को थोड़ा बड़ा करें, और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा, टीचर का गहना जो होती है वो उसकी किताबें होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के लोग किताबों से ज्यादा जुगाड़ों पे आ जाते हैं। तो हमने भी एक जुगाड़ बता दी हमारी किताब की, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर वो जो बुक का नाम, अरे पहले पढ़ो तो अभी क्या करोगे, बुक उतना जान पाओगे, तो वो तुम्हारे मतलब का नहीं है ना, इसलिए तुमको क्या करना है। चलो जल्दी से आ जाओ, बस छोटी सी बात ये तो हो गई। इसके बाद यहां पर हम लोगों ने सभी ने डिफाइन कर लिया था, अगर इनफाइनाइट होगा तो किधर की तरफ होगा, इसके सारे केसेस मैंने करा दिए हैं। प्लीज 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 इसके सारे केसेस आपको लिखने हैं जल्दी से जल्दी। मैं नेक्स्ट पेयर लिख रहा हूं, फटाफट ध्यान से देख लीजिए। अगर यहीं पर अगर मैं बात करता इनफाइनाइट वायर होता, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाता, तो इस कंडीशन पर यहां से r दूरी पर जो फील्ड, अगर ये इनफाइनाइट है तो इट इज डिफाइंड एज 2k लैम्डा बाई r, एंड द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाता, यहां से r दूरी की अगर मैं बात करता, तो k लैम्डा बाई आर आगे और k लैम्डा बाई आर नीचे। रिजल्टेंट देखो ये 90 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट हमेशा एग्जैक्टली बीच से जाएगा, आपको जैसा बताया, इट इज इन द बिटवीन, दैट इज k लैम्डा बाई आर रूट 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा चलो, चलो अच्छा ठीक है, आज का कितना टाइम हो गया, क्या 2 घंटे हो गए क्या? अच्छा तो 2 घंटे हो गए हैं, तो ठीक है, एक छोटा सा बस लास्ट फॉर्मूला बता देता हूं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का खत्म हो जाए। गॉस लॉ का रिवीजन इसके बाद रख लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में एक दिन का टाइम निकाल के नेक्स्ट वीक में हम गॉस लॉ का रिवाइज करा देंगे आपका, वो रिवीजन थोड़ा सा रह गया था, गॉस लॉ के शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट संडे पर मैं आपके पोटेंशियल के शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा। तो हर संडे लगभग 1.5 2 घंटे की क्लास लेके हम लोग अपना पूरा निपटा देंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। मेजर बातें जो हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं,
ये तो फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले पर बेस्ड अपन ने बात कर ली है। इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो इन पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बनते हैं, उनकी कहानी और गॉस लॉ की कहानी, वो दोनों मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट संडे क्लास रख लेंगे, उस पर हम गॉस लॉ पूरा आपको रिवाइज करा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो गॉस लॉ का सिंगल शॉट लगा देंगे नेक्स्ट में, एकदम पक्की बात। अभी इसको फिनिश कर दो कि आज 2 घंटे हो गए, तो आई थिंक 2 घंटे का ठीक समय है आपके लिए। अब आपके पास रिवीजन का समय होना चाहिए, आप रिवाइज करो इसके बाद। और ये नोट्स मैं आपके पास भेजता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास पड़ा हुआ है, पढ़ाई करें। नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की जो कहानी पढ़ रहे थे उसको समाप्त करेंगे, और कल हम लोग डाइपोल के तरफ मूव करेंगे। तो कल की क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस, थोड़ा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस, थोड़ा वेरिएबल पोटेंशियल के क्वेश्चंस, उनको करेंगे। और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बहुत शानदार से टॉपिक डाइपोल के ऊपर, और डाइपोल के बाद हमारे कंडक्टर और कैपेसिटर चालू हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया है, समझाया है कि नेक्स्ट वीक के एंड तक अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक के एंड पर हमारे पास कैपेसिटर कंडक्टर्स पूरे तरह खत्म हो जाएंगे, कैपेसिटर प्रारंभ हो जाएगा। तो 31 तक हम लोग ऑलमोस्ट कंडक्टर खत्म कर चुके होंगे, कैपेसिटर प्रारंभ कर चुके होंगे, और उसके बाद के 1 वीक में हमारा कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। तो लगभग टोटल जो हम लेक्चर लेने वाले होंगे, तो जो मुझे लगता है वो 15 लेक्चर वहां, हाँ 25 लेक्चर का ही लगभग समय, 25 से 27 लेक्चर में हमारा पूरा ये खत्म होगा। कोई डिले नहीं है, सारी चीजें ऑन टाइम है हमारी, वो क्लियर हो जाएगा। सर अब जो आपके डाउट रह गए वो हमसे पूछो बेटा। बेटा लैम्डा का मतलब होता है, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। बेटा किसी ने लैम्डा पूछा है, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा Q/L, ठीक है। अब सिर्फ गॉस लॉ बचा संकल्प, उसको नेक्स्ट संडे को निपटा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट 31 को जो टेस्ट है उसमें आपका जहां तक पढ़ाया गया वहां तक का आएगा, उसके आगे का नहीं आएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तक का आएगा, कंडक्टर्स नहीं आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तक का आपके पास आएगा, ठीक है। चलो अब अंतिम छोर पे चलते हैं, तो एक जल्दी बढ़िया सी एक शायरी करते हैं, और हमने आप लोगों के लिए एक शायरी निकाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, दरिया तेरी अब खैर नहीं, दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। अब नादान मत समझो, अब लहरों ने, जो लहरें लेके जा रही थी उनकी बगावत हो चुकी है भैया। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने अंदर के जोश को स्ट्रांग करो, अपने पढ़ने के इंस्टिंक्ट को स्ट्रांग करो। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा इंसान वही है जो मेहनत कश है, जिसको हार्ड वर्किंग है। जुगाड़ से जिंदगी नहीं चलती, जुगाड़ में आनंद नहीं है। कोशिश करो, सच्चाई से, सच्चाई के साथ लड़ो, खुद को मजबूत करो, खुद को ताकतवर बनाओ। जुगाड़ के तो क्या करना है जुगाड़ की दुनिया से यार, जब नहीं होगा तब जुगाड़ देख लेंगे, लेकिन जब तक पॉसिबिलिटी तब तक तो बढ़िया करें, ठीक है। तो दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ है यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। क्या ये बात समझ में आती है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। होपफुली हमने आपको आज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड तक की सारी कहानी समझा पाई है, और नेक्स्ट संडे को हम गॉस लॉ की कहानी आपको पूरी तरीके समझा देंगे, ताकि आपका ये पूरा रिवीजन आपके साथ बैठ जाए और आपको कंप्लीट रिवीजन टूर यहां पर मिल जाए। और पैरेलली तब तक हम कंडक्टर भी खत्म कर लेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे, और पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।